हेलो स्टूडेंट्स, सो हम अपना चैप्टर फ्रेंच नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करते दोबारा से। उसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, इस चैप्टर में याद रखना एक तो कहानी चलेगी अपने फ्रांस की। यूरोप में बहुत सारी वो है ना कंट्रीज़, तो दैट्स वाई आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है। तो एक बात ध्यान सुनना, एक तो कहानी चलेगी इसकी फ्रांस की चलेगी। ठीक है, फ्रांस की कहानी चलती रहेगी और साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी कंट्री जैसे जर्मनी की भी एक मेजर कहानी चलेगी। ठीक है, और कुछ साथ में छोटी मोटी कंट्री जैसे कि मान लो ग्रीस का कुछ हो गया या कुछ कुछ और जगहों पे कुछ हो गया, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मेन आपका फ्रांस है 40% 50% ऑफ द पोर्शन, देन जर्मनी आप इंक्लूड कर लेते हो और फिर कुछ और छोटी छोटी जगहों का बारे में भी आप पढ़ लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा मतलब कि डिवाइडेड चैप्टर है, एक कंट्री के बेसिस पे नहीं है। बेसिकली यूरोप पूरा का पूरा आपने पढ़ना है। ठीक है, अब इसका अगर आपको फ्रांस समझ आ गया तो मतलब काफ़ी हद तक आपको चैप्टर समझ आ गया। तो ध्यान सुनना, आपको पता है कि फ्रांस में 1789 के आसपास जो हुआ था, 1789 के आसपास कौन पावर में था? अगर आपको याद हो तो 1789 के आसपास कौन पावर में था? लुइस 16, बर्बन फैमिली का किंग था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो 1789 के आसपास कौन किंग था? बर्बन फैमिली का लुइस 16। ठीक है, लुइस 16 किंग था, समझ आ गया। अच्छा, लुइस 16 जो किंग था ना, उसके टाइम पे आपको पता है कि उसने टैक्स बढ़ाने की कोशिश की थी। ये कहाँ पढ़ा हुआ? 9th पढ़ा हुआ। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको एक रिफ्रेशर दे रहा हूँ 9th का हल्का सा, ताकि आपको अच्छा समझ आए कि हाँ क्या लॉजिक हो रहा है। 1789 में वो लुइस 16 था किंग। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने की डिमांड हुई थी, मतलब कि इसने टैक्स बढ़ाने की कोशिश करी थी किंग ने, कि मैं टैक्स बढ़ा देता हूँ। चलो, इस किंग ने सोचा था टैक्स बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, तो टैक्स जैसे इसने बढ़ाने की सोची थी तो क्या हुआ था कि लोगों ने डिमांड उठा दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब कि किंग तू हमें नहीं चाहिए, किंग अब तू हमें नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए प्लस हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए प्लस किंग भी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क समझते हो ना कि किंग भी होगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, दोनों होंगे। तो दोनों में से पावर किसके पास होगी? डिवाइडेड होगी बेटा पावर। ठीक है, तो लोगों की फोर्स में आके इसने क्या कर दिया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क डिसाइड कर लिया था। फिर बहुत सारे और इवेंट्स हुए थे, वो हमें नहीं जानने। फिर जो मेजर इवेंट हुआ था वो हुआ था 1804 में। 1804 में क्या हुआ था भाई? 1804 में आया था अपना सबसे फेमस लीडर, वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिफ्रेशर दे रहा हूँ। 1789 में कौन सी सरकार थी? लुइस 16 की सरकार थी। 89 के बाद से उसकी सरकार थोड़ी सी वीकन होने लगी और लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या बनी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। 1989 से 1789 से लेकर 1791 तक बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के बाद बहुत सारे और भी इवेंट्स हुए, वो नहीं जानने आपको। फिर हुआ था 1804 में किसका राज आया था? नेपोलियन साहब का, नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, एक रिफ्रेशर मिल गया। चलिए, अब ध्यान सुनना, मैंने बताया ना कि इसकी पावर जो थी, अपना ये जो किंग था अपना लुइस 16, इसकी पावर वीकन होने लग गई 1789 में। तो जो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे, यानी कि जो लोग देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, जो नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने कुछ चेंजेस करवाए थे। उन्होंने कुछ फ्रेंच सोसाइटी में कुछ चेंजेस करवाए थे। ठीक है, क्या क्या चेंजेस करवाए थे पढ़ते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंडेड द मोनार्क इन फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन से मोनार्क खत्म हो गया एंड गेव पावर टू द पीपल। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वेयर पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एज इक्वल सिटीजन। अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया विच गेव द सिटीजन टू राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो 1789 के बाद क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क आया और फिर अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो समझ आया कॉन्स्टिट्यूशन वालों को कि यार अभी भी ना देश में मज़ा सा नहीं आ रहा, यार मज़ा सा नहीं आ रहा। मतलब देश के लोग जो है ना अपने आप को यूनाइटेड फील नहीं करवा पा रहे कि हम सब एक हैं, हमारा देश है यार। ये उनको अभी तक ये फीलिंग नहीं आ पा रही। तो ऐसे क्या मेजर्स लिए गए, ऐसे क्या क्या मेजर्स लिए गए ताकि लोगों को फील आ जाए कि हाँ यार ये तो हमारा ही देश है, हम सब लोग एक हैं, हम डिवाइडेड नहीं हैं, हम क्या हैं? एक हैं। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की हम सब एक हैं कैसे पता चल जाए? तो कुछ चेंजेस लाए गए। क्या क्या चेंजेस लाए गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस लाए गए ताकि लोगों को क्या लगे कि हम सब क्या हैं? एक हैं, वी आर ऑल वन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट्स जर्नल की वहाँ पे होती थी, 3 स्टेट्स होती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। उस 3 स्टेट्स जर्नल को आपने नाम चेंज करके क्या बोल दिया? नेशनल असेंबली बोल दिया। ठीक है, और नेशनल असेंबली के जो लोग थे, नेशनल असेंबली में जो लोग शामिल होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, जो लोगों को चुना जाएगा, वो कौन चूज़ करेगा? एक्टिव सिटीजन चूज़ करेंगे। ठीक है, फिर रॉयल फ्लैग जो था, जो किंग का फ्लैग था, किंग का अपना फ्लैग जो था, उसको हटा के फ्रांस का नया फ्लैग लाया गया। वाह वाह, उसका कलर क्या थे? ब्लू था, वाइट था और रेड था।
ठीक है, फ्लैग चेंज हो गया, मस्त। फिर द नेशन वॉज डिक्लेयर्ड सुप्रीम, द पीपल टेक ओथ्स इन द नेम ऑफ नेशन एंड नेशनल हाइम्स वर क्रिएटेड। मतलब देश को सबसे ऊपर रखा गया। अब कोई भी ऊपर नहीं है, अब कौन सबसे ऊपर है? देश ऊपर है, ठीक है। लोगों ने देश के नाम पे ओथ ली। ओथ मतलब शपथ यार, शपथ। जैसे आप कसम नहीं खाते, मैं मम्मी कसम, मैंने वो नहीं कि मैं पढ़ रहा था, मैं फ़ोन नहीं चला रहा था, ऐसे ऐसे करते हो ना तुम, वैसे लोगों ने शपथ ली कि हम अपने देश के प्रति जो है बिल्कुल निष्ठा से काम करेंगे, पूरी प्रॉपरली काम करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। हाइम्स क्रिएट की गई, जैसे हमारे पास नेशनल एंथम है और हमारे पास नेशनल सॉन्ग है, बेसिकली देशभक्ति के गीत हैं, ठीक है, पैट्रियाटिज़म के गीत जो हैं वो बनाए गए, ठीक है। फिर जैसे हम अपनी इंडिया को क्या बोलते हैं? ये हमारी माँ है, ये हमारी मदर लैंड है। हम बोलते हैं ना कि यार इंडिया इज़ आवर मदर, हमारी मदर लैंड है वो। तो वैसे ही उन्होंने फ्रेंच में क्या बोला? लैब पैट्रे, मतलब कि फादर लैंड है ये हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या है? फादर लैंड है। तो अपने लैंड को एज अ फादरली फिगर उन्होंने पोर्ट्रे किया, ठीक है। एंड पीपल वर कॉल्ड ली सिटियन द सिटीजन शोइंग इक्वालिटी एंड यूनिटी। मतलब अब आपको किसी टाइटल से नाम से नहीं बुलाया जाएगा, आपको सिटीज़न बुलाया जाएगा, सिटीज़न ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये इक्वालिटी कर दी। अच्छा, फिर पूरे देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, मतलब कि देश को मैनेज करने का सिस्टम, उसको सेंट्रलाइज किया गया। मतलब या जैसे मान लो सिर्फ समझने के लिए कि फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस का अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजाओं का कब्ज़ा है, ठीक है। ऑल्दो लुई 16 जो था वो पावरफुल राजा था, बट कुछ जगहों पे किसी और राजा का कब्ज़ा था। तो जब किसी और जगहों पे कुछ और राजा का कब्ज़ा है फ्रांस में, तो वहाँ पे किसकी चलेगी? राजा की चलेगी। और हर एक राजा सेम सिस्टम थोड़ी फॉलो करेगा। लुई 16 कुछ और कह रहा है और दूसरा राजा कुछ और कह रहा है, तो मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लॉज थे, ठीक है। तो उसको क्या किया गया? सेंट्रलाइज़ किया गया कि पूरे देश में एक ही लॉ चलेगा। जैसे इंडिया मान लो, इंडिया में आप अभी दिल्ली में रह रहे हो मान लो, या कोई पंजाब में रह रहा है, तो क्या इंडिया और पंजाब, मतलब दिल्ली और पंजाब में जो हमारे नेशनल लॉज होंगे, नेशनल लॉज वो तो सेम ही होंगे ना हर जगह पे, ठीक है। वैसे ही उन्होंने हर लॉ को हर सिस्टम को क्या कर दिया? सेंट्रलाइज कर दिया, यूनिफॉर्म लॉ बना दिए, समझ आ गया। फिर कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट को अडॉप्ट किया गया। मतलब फ्रांस के अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट्स इस्तेमाल होती थी। जैसे मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल। मान लो जैसे दिल्ली में ग्राम में हम सब कुछ मेजर कर रहे हैं दिल्ली में, और पंजाब में केजी में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वेट। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, अलग अलग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो कन्फ्यूजन होती है यार बड़ी, अगर एक ही देश में अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल होने लग जाए तो थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, क्लैशेस होंगे, यूनिटी नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने क्या किया? कॉमन सिस्टम बना दिया कि भाई सब एक ही सिस्टम यूज़ करेंगे, सेम सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजरमेंट यूज़ करेंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा दी गई, टैक्सेस जो हैं वो अबॉलिश कर दिए गए, ठीक है। जैसे कि मान लो जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजते हो तो आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। जैसे मान लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपने सामान लेके गए, आप दुबई से गोल्ड लेके आए, ठीक है, इंडिया में लेके आ गए, तो आपको क्या पे करना पड़ता है? कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। वैसी फ्रांस की एक रीजन से दूसरे रीजन में जब आप सामान लेके जाते थे दूसरे रीजन में, तो आपको क्या पे करना पड़ता था? कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। ये क्या बात हुई भाई? विद इन द कंट्री कस्टम ड्यूटी क्यों पे करनी पड़ रही है? तो उनको भी अबॉलिश कर दिया गया, अच्छी बात हुई, ठीक है। फ्रांस को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताए? 8 पॉइंट बताए हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले नाम चेंज हुआ, फ्लैग चेंज हुआ, ओथ्स ली गई, ठीक है, फिर ली पैत्रे वाला पॉइंट, फिर सारे सिस्टम, फिर ये सिस्टम को ठीक किया, सिस्टम में सब कुछ सेंट्रलाइज किया गया, सिस्टम में सब कुछ कॉमन किया गया, इंटरनल टैक्स को हटा दिया गया, और फिर फ्रांस को एज अ कॉमन लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। तो 8 पॉइंट्स आप लिख के आओगे कि इन 8 पॉइंट की हेल्प से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को किया गया। अब ठीक है, इतनी बात समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। द रेवोल्यूशनरी बिलीव दैट देयर ड्यूटी टू हेल्प देयर अदर कंट्रीज इन यूरोप बिकेम nations too. The revolution inspired people in the Switzerland, Holland and Italy and Belgium, especially to middle class students and professionals. These groups in the other countries also started fighting to remove monarchs and form nations ruled by people. क्या मतलब है? अब फ्रांस के लोग आज़ाद हो गए हैं, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि अगर हम आज़ाद हो गए तो जो हमारे साथ पड़ोसी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश जो हैं, जो हमारे आसपास के इलाके हैं, हमारा गोल ये है कि अब ये जो सारा मेजर्स हमने लिए हैं, ये सारे इतने अच्छे अच्छे मेजर्स लिए हैं और अपने आप को आज़ाद किया, हम ये सेम मेजर्स किसको लेके जाएं? अपने पड़ोसी देशों को भी वहाँ पे भी ये फैला दें। तो उन्होंने सोचा कि हम ये सारे जो रेवोल्यूशन हुआ वो स्विट्ज़रलैंड में भी लेके जाएंगे, होलैंड में भी लेके जाएंगे, इटली में भी लेके जाएंगे, ताकि वहाँ के लोग भी आज़ाद हो पाएँ। वहाँ उन्होंने स्पेशली किसको इंस्पायर किया? मिडिल क्लास को, स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को, कि तुम भी, जैसे हमने आज़ादी पाई है
किंग रूल से, तुम भी आज़ादी पाओ यार, तुम्हारी भी तो है ज़िंदगी, तुम भी इक्वालिटी पाओ, ठीक है। तो ये फ्रांस से सारा का सारा जो सिस्टम था वो कहाँ प्रोपोगेट होने लग गया, यूरोप में हर जगह पे प्रोपोगेट होने लग गया। तो ये था आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा, तो आप इसमें 8 पॉइंट लिख के आओगे, मस्त आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ईजी पॉइंट है, अपने अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट था नेशनल असेंबली, नाम चेंज किया गया स्टेट जर्नल से, और नेशनल असेंबली में वोटिंग किसको मिलती थी, एक्टिव सिटीज़न को। रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को चेंज करके नेशनल फ्लैग बनाया गया। देश के नाम पे शपथ ली गई, ओथ्स ली गई, ली पैट्रे कंट्री को बोला गया, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया गया, कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजरमेंट लाया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया गया, और फाइनली ऑफिशियल लैंग्वेज कौन बन गई अपनी, फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। तो ये था आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट नेपोलियन आएगा 1804 में, ठीक है, 1804 में, ठीक है, ये आने वाला है अब, ठीक है। चलिए।